नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को ट्रेंड क्लास सुन करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई नई क्लास है क्या, तो आपको बताना चाहते हैं नया नाम नहीं है, लेकिन जो हमारा द ग्रेट एजुकेशन था उसमें हमने थोड़ा परिवर्तन करके ट्रेंड क्लासेस उसका नाम रख दिया है। और आप लोग अब जब भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे ट्रेंड क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, क्योंकि साथियों वो बहुत लंबा नाम था, इसलिए लेने में थोड़ा दिक्कत भी होती थी और बताने में भी बहुत अजीब सा लगता था। तो बदलते हुए दौर के साथ हमें भी बदलना पड़ा। तो आइए चलते हैं, आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं। मनुष्य की जो पाचन ग्रंथियां होती है या मनुष्य में कैसे पाचन होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने बताया है कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि हम पीछे, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उन पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से वह भाग हैं, कौन कौन से वे ग्रंथियां हैं, कौन कौन से आहार नाल के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है और पाचन ग्रंथियों में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, जो मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन होंगे। आज यहाँ पर आप एक छोटे वीडियो के माध्यम से आप एक बड़ी जानकारी पाएंगे। तो आइए चलते हैं, समय को ना गंवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भाग में डिवाइड किया गया है, या मैं नहीं बता रहा हूँ, या जो है याद रखिएगा, इसको बता रही है हमारी जो भारत की सबसे मानी जानी बुक है, वो बुकों के अनुसार हम जो है इसको बताने का कार्य करते हैं। जो मतलब सबसे सर्वमान्य बुक होती है उसी बुकों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एनसीईआरटी से ही हम मतलब तमाम तरह की जानकारी आपको लगभग 95% यहाँ पर आप लोगों को जो भी मिलेगा वह सब किससे मिलेगा, तो एनसीईआरटी बेस के अनुसार ही मिलेगा। तो यहाँ पे पाचन तंत्र को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तरफ तो आहार नाल और दूसरे नंबर पे पाचन ग्रंथियां। जी हाँ, मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भाग में बांटते हैं, एक तरफ आहार नाल, दूसरे तरफ पाचन ग्रंथियां होती हैं। तो आहार नाल की टोटल जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? लगभग 33 फीट होता है। कितना होता है? लगभग 33 फीट होता है। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आहार नाल में यानी मतलब पूरी जितनी भी नाल से यानी भोजन गुजरता है वो उनकी हम बात करते हैं आहार नाल। आहार माने भोजन, वो जितने भी नाल मतलब उसको जहाँ जहाँ से गुजर रहा है। तो याद रखिएगा, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो यह 33 फीट होता है। अब देखिए, भोजन मतलब उसको कितने कितने अवस्थाओं से कैसे कैसे गुजरना पड़ता है, कहाँ कहाँ पहुँचता है, तो उनके बारे में भी एक एक करके हमने यहाँ पर लिख रखा है। और इनकी जो लंबाई है, इनका वजन है, इनका काम क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आहार नाल की बात करें तो इसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। और इधर पाचन ग्रंथियों को इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए, आहार नाल में क्या क्या सम्मिलित होता है। जैसे मुंह गुहिका यानी मुंह आपका आहार नाल में ही आता है। दूसरे नंबर पे ग्रास नली, और तीसरे नंबर की बात करें तो आमाशय, और चौथे नंबर की बात करें तो आंत। ये सब जो है आहार नाल में ही आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख करके रखा है, जो आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। तो बहुत छोटी होती है, वो लगभग कितना होती? 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि मैं यहाँ पर लिख करके रखा है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, जो कि मैंने दिखाया है कि आप लोगों को 25 सेंटीमीटर लगभग ये होती है। शायद है इसमें कहीं कोई अगर मिस्टेक होगा तो आप देख सकते हैं, लेकिन मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ 25 सेंटीमीटर मैंने देखा है बुक में, वो है। अब देखिए, अमाशय की लंबाई कितनी होती है, कितना होता है, तो ये 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है?
30 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा अमाशय। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो यह 6 से 7 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। और यहाँ पे बड़ी आंत मैंने नहीं लिखा, जगह नहीं है, आप जैसे कि देख रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अगर बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की लंबाई, जी हाँ, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितना होती है? 1.5 मीटर होती है। इसको भी आप लोग काउंट में रखिएगा कि बड़ी आंत की लंबाई भी पूछता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है इससे, वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन ये है कि सीकम क्या है। जी हाँ, सीकम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीकम क्या होता है? तो जहाँ पर, जी हाँ, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन होता है, जी हाँ, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है, वही स्थान को क्या बोलते हैं? सीकम कहा जाता है। ये कहिए वहीं पर जो जुड़ी होती है उसको ही सीकम बोलते हैं। अब देखिए, अब इधर आइए और इधर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप लोगों को 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। जो पाचन ग्रंथियां होती हैं उसमें क्या है? एक लार ग्रंथियां होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ये लार ग्रंथियां होती हैं। अभी और आप इसके आगे जैसे चलेंगे तो उसमें आपको यह मिलेगा कि लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती, इसी क्लास में आपको बताएंगे। वीडियो आप छोड़ के नहीं जाइएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ से आप लोगों को बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे टफ किया जा रहा है। तो लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, और दूसरे नंबर पे यकृत होता है। जी हाँ, लीवर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लीवर कहा जाता है। जिसकी अगर हम बात करें तो इसका जो भार होता है लीवर का, तो याद रखिएगा 1.2 केजी से लेकर 1.4 केजी, यानी कि लगभग 1.5 किलो वजन इसका होता है। 1.5 किलोग्राम इसका, यकृत का, लीवर का, जहाँ से जो है भोजन को पचाने के लिए जूस निकलते हैं, उस लीवर की हम बात करते हैं। अब देखिए, इधर अग्नाशय आ गया। अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज, यहाँ से भी तमाम जो है स्रावित होते हैं, जो है खाना विघटित करने का कार्य करते हैं। कौन? अग्नाशय से भी तमाम रस, अग्नाशी रस निकलते हैं, जो तोड़ने का कार्य करते हैं, भोजन को अंदर से जो है अलग करने का कार्य करते हैं। जैसे मत्थे, उसमें से सारी जो जितने भी चीज़ें होती है, आयरन प्रोटीन, ये सब विटामिन, सभी चीज़ों को जो अलग करने के, इसमें अग्नाशी रस निकलता है, जो उनका अलग अलग काम होता है। अब देखिए, अच्छा, यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिए, भोजन जब हम किसी भी मतलब खाना को खाते हैं, तो खाना को खाएं या किसी भी चीज़ को खाते हैं, तो वह 5 अवस्थाओं से गुजरता है। भोजन कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? वह 5 अवस्थाओं से गुजरता है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो उसको मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इसमें इसलिए लिखा है कि आप लोगों का जो टाइम है वो जाया ना जाए। तो भोजन जो 5 अवस्थाओं से गुजरता है, उन अवस्थाओं को जानिए। पहले नंबर पे अंतःग्रहण, दूसरे नंबर पे पाचन, तीसरे नंबर पे अवशोषण, तीसरे नंबर पे अवशोषण। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, और 5वां जो स्थान है मल परित्याग, मल परित्याग। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भोजन कितनी अवस्था से गुजरता है। तो भोजन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पाचन, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग, यानी 5 अवस्थाओं से भोजन गुजरता है। अब देखिए, जैसा कि मैं भी बताया था कि लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, लार ग्रंथियों का काम क्या होता है,
उसमें सबसे बड़ी सबसे कौन कितनी जोड़ी के फॉर्म में होती है, यहाँ से ये भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब देखिए आप लोगों को यहाँ से क्या है, लार ग्रंथियाँ। जी हाँ, तो लार ग्रंथियाँ 6 पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ जो यहाँ पर एक एक पॉइंट को आप समझने का प्रयास करिए। लार ग्रंथियों में हम चलते हैं, तो लार ग्रंथियाँ नोट अगर हम पूछेंगे अगर जोड़ी के फॉर्म में कि लार ग्रंथियों कितनी जोड़ी पाई जाएगी, तो जोड़ी में आप 3 लगाइएगा। अगर संख्या की बात आएगी तो कितनी संख्या होती है जोड़ी के, मतलब 6 होती है। एक जोड़ी में 2 होती है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती है जो पाई जाती है जोड़ी के फॉर्म में, तो सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे सबलिंगुअल ग्रंथि। कौन? सबलिंगुअल ग्रंथि, याद रखिएगा। दूसरी है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। और तीसरे नंबर पे जो है पायरोटिड ग्रंथि, पायरोटिड ग्रंथि। कितनी पाई जाएगी? 3 जोड़ी में पाई जाएगी, संख्या में 6। और मैंने लिख दिया है सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और पायरोटिड ग्रंथि। अच्छा, पायरोटिड ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लगभग जबड़े के पीछे कान के दोनों हिस्सों में, दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ पायरोटिड ग्रंथि पाई जाएगी, याद रखिएगा। सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि एक 2 जबड़े की ओर पाई जाती है और 2 जीभ के दोनों किनारों पर पाई जाती है, जिसमें से पानी निकलता है। कभी आप मुंह खाना जो लार बनता है इन्हीं में से निकलती हैं, याद रखिएगा। सब लार जो बनाता है, और याद रखिएगा यही सब आपके जो है लार ग्रंथियों से जो पाचक रस निकलते हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, पाचक रस। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ ऑफलाइन क्लास में, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ऑफलाइन क्लास भी मनौरी में आप लोग सभी जानते हैं कि द पावर के नाम से हमारी कोचिंग चल रही है। ऑफलाइन क्लास अभी मैंने शुरू किया है और आगे चलते हैं इसी में से। यकृत। अब देखिए यकृत में से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। कौन सी है? यकृत है। और दूसरी कौन है? अग्नाशय है। यकृत को भूल कर भी आप लोग एग्जाम में गलती नहीं करिएगा। अंतःस्रावी आएगा तो उसका क्वेश्चन दूसरा है। अगर अंतःस्रावी शब्द नहीं लगा हुआ है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा यकृत ग्रंथि है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आपको बेहतर जानकारी दी जाती है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं किया जाता है। जो आपके एग्जाम के लिए बेहद है तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये मत देखें या ना किसी के कहने पर आप आए, लेकिन मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूं, मैं अपने 11 वर्षों का अनुभव आपके बीच में यहाँ पर जो शेयर कर रहा हूं ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे, आप उसको बेहतर देखिए। और इसके अंदर जा कर के तमाम वीडियो आप लोगों के बीच में हैं। आज भी आप जा कर के मेरे उन सारे क्वेश्चन को आप टच करके देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी समय से यहाँ पे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए कितने बच्चे देख रहे हैं। कोई सा जो वीडियो है जो कि ना देखा गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। लोग बहुत, इतना छोटा सा चैनल है, आप अंदर जाके देखिए, हजारों हजारों की संख्या में लोग वीडियो को देखे हैं। आज भी उन वीडियो को लोग देखने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? पाइलोरी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? क्वेश्चन है पाइलोरी ग्रंथियाँ अमाशय में क्या पाई जाएंगी? पाइलोरिक ग्रंथियाँ, पाइलोरिक ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाएंगी? अमाशय में। पाइलोरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है पाइलोरिक ग्रंथियों से? जठर रस। जठर रस में
जठर रस का आप जानते हैं काम क्या होता है? भोजन को क्या करता है? जठर रस ही पचाने का कार्य करता है। पाइलोरिक ग्रंथियों से, पाइलोरिक ग्रंथियां अमाशय पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है और ये भोजन को पचाने का कार्य करता है, याद रखना। और भी पाइलोरिक, ये पेप्सिन और रेनिन का नाम सुना होगा। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और रेनिन दूध को पचाने का कार्य करता है। तो आगे हम जब अब क्लास लेंगे तो उसमें आप लोगों को तमाम प्रकार के जो, जैसे ब्रेन से रिलेटेड बनने वाला क्वेश्चन है, मनुष्य के जो ब्रेन है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, ब्रेन का भार कितना होता है, ब्रेन किस में ढका होता है, ब्रेन में सूजन आ जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ विज्ञान से बनने वाले उन सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की जो क्लास है यहीं पर एंड करने की इजाज़त दीजिए। आप लोगों को अगली क्लास में कल फिर से मिलेंगे, जो कि आप जानते हैं कि किन्हीं कारणवश मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता कि क्यों क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है, और आप खुद समझदार हैं। लेकिन आप लोगों को कल के बाद एकदम से नियमित क्लासें मिलेंगी। तो आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लेकिन बेल आइकन की बटन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करें तो उसका मैसेज आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।